जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू बी टू स्टडी पर। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी E1 और E2 दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी की नया चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो क्लासेस में अन्य इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ा रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करें। बायोलॉजी 2023 की जो इंटेंस की प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप हर एक वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, हर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी की पूरे पोर्शन को कंप्लीट पढ़ाया गया है। तो अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं ना तो आप 100% गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन हम यहाँ पे करा रहे हैं। आपको बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की भी क्लासेस चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें जीवों के सभी शरीर में उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन उसे कहते हैं जैसे आप दिन भर में जितने भी भोजन क्रिया करते हैं, जो भी खाते पीते हैं, तो उसमें कुछ दूषित पदार्थ भी होते हैं जो कि यकृत में अपने आपके जो आहार नली है उससे होते हुए आपके आंतों से गुजरते हुए जब वो पचता है भोजन ना, तो उसमें से कुछ जो विषैले पदार्थ होते हैं, क्योंकि हम दिन भर में बहुत कुछ खाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि शरीर में हानिकारक हानि पहुंचाती हैं। तो उन चीज़ों में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं ना, उनमें आपका जो ऐसा अंग शरीर का है जो कि आपके विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, उसे कहते हैं उत्सर्जी अंग। यानी आपके शरीर से उत्सर्जन कर रहा है तो उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं और इसी क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यह जो क्रिया है वो 4 प्रकार से होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है वृक्क। क्या है? वृक्क। वृक्क यानी किडनी। दोस्तों, किडनी जो है वो आपके शरीर को एक प्रकार से शुद्ध करने का कार्य करता है। इसके द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है। यूरिया का उत्सर्जन होता है और ये स्तनधारी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अमोनिया क्या है? तो इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप शरीर में ज़्यादा पानी पीते हैं ना, तो इससे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मूत्र त्याग आप करेंगे और यूरिया जो है वो पानी के माध्यम से बाहर निकलता जाएगा। उदाहरण के लिए इसमें मछली और उभयचर जीव आ जाएंगे। यूरिक एसिड क्या है? इसके उत्सर्जन के लिए 9 के बराबर पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि पक्षी हो गए, कीट हो गए, सरीसृप हो गए, घोंघे, ये सब उसके उत्सर्जन के लिए पानी की मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम होती है या फिर 9 के बराबर होती है। ठीक है। अब यूरिया क्या है? तो यूरिया जो है ये एक उत्सर्जी जीव कहे जाते हैं। इसके साथ साथ अमोनिया ये उत्सर्जी है। आपके यूरिक एसिड है, यूरिक अम्ल, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। इसकी नई त्वचा के बारे में पढ़ेंगे हम। तो त्वचा में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी यानी त्वचा में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला आपका है तैलीय ग्रंथि, जिसे कि सेबेशियस ग्रंथि बोलते हैं। इन ग्रंथियों में सेबम का उत्सर्जन होता है। यानी आपकी जो त्वचा है ना, उससे जो उत्सर्जन होता है, आप देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक आप अपने मुंह को नहीं धोते हैं तो उसमें एक तरल तेल जैसा पदार्थ निकल जाता है ना, तो यही तेलीय पदार्थ होता है, वो तेलीय ग्रंथि के कारण होता है और इसे कहते हैं सीबम कहते हैं। सीबम के नाम जानते हैं, वो उत्सर्जन करता है। स्वीट यानी स्वेद क्या है? तो देखिए, इससे पसीने का उत्सर्जन होता है आपके शरीर में, आपके त्वचा में, यानी आपके त्वचा में आपके पूरा बॉडी आ जाएगा। तो उससे जो रोम छिद्र होते हैं ना, जैसे कि आपके पसीना निकलता है, आपके शरीर में पसीना आता है, तो इसे हम कहते हैं, किसे कहते हैं? वो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो, उसे कहते हैं स्वीट। यानी पसीना होता है तो स्वीट ग्रंथि उसे बोला जाता है। इसके बाद आपका लीवर आता है। ये लीवर जो है वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको पता होगा। और ये बहुत ही आसान प्रश्न आज के समय में हो गया है, पर ये इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पूछा जाता है। देखिए, लीवर यानी यकृत। यकृत शरीर के अनुपयोगी अमीनो अम्लों को यूरिया में परिवर्तित करके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। लीवर क्या करता है? आपके शरीर में जो अमीनो अम्ल है ना, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया में कन्वर्ट करके उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। लंग्स यानी फेफड़े, तो यह शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 व अन्य अनुपयोगी पदार्थ जिनका की आवश्यकता शरीर को नहीं है, उनको शरीर में से वाष्प के रूप में बाहर निकालने का कार्य
करता है। क्या करता है? लंग्स यानी फेफड़ा। आप जब ऑक्सीजन लेते हैं तो आपके ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत से अन्य गैसें भी, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी आपके शरीर में जाते हैं। देखिए इसमें की इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं ना तो वायुमंडल में 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसें भी बाहर आती हैं। लेकिन जब आप स्वच्छादवास करते हैं, जब आप ब्रीदिंग करते हैं, तो आप जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो आपने ली है वो तो आधी हो जाती है, पर जब आप श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो दोगुना हो जाती है। ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अंदर की बातें हैं और आपको हर कोई नहीं बताएगा और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। अगर आपने एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लीजिए आपने 2 की संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया सांस के द्वारा, तो जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड 2 के दूना यानी 4 गुना हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अंदर की बात है और क्वेश्चन इससे एग्जामिनर बना सकता है। ठीक है, अब मानव उत्सर्जन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये क्या है भैया? मनुष्यों में उत्सर्जय तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रनलिका, एक मूत्राशय का बना होता है। क्या बना होता है? दो ध्यान से समझिए। मनुष्यों में जो उत्सर्जित तंत्र होते हैं, इसमें एक जोड़ी वृक्क, वृक्क जो होता है वो 2 संख्या में होती है। एक जोड़ी मूत्रनलिका, मूत्रनलिका 2 की संख्या में होती है। एक मूत्राशय का बना होता है। वृक्क सेम की बीज की आकृति होता है। सेम का बीज आपने देखा है? सेम जो कुछ, देखिए हम यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सेम आपने देखा होगा कुछ प्रकार का होता है। क्या हम सही बना रहे हैं? बताइएगा। सेम जो होता है कुछ इसी प्रकार का होता है ना। तो इसमें जो उसके, जब इसको आप खोलते हैं सेम को, तो इसका जो बीज होता है, जो बीज होता है कुछ इस प्रकार का सेम का, ठीक है। तो ये बीज के ही आकार का होता है जो आपका वृक्क होता है। ठीक है, वृक्क यानी किडनी जो आपका होता है वो सेम की बीज की आकृति का होता है और गहरे भूरे लाल रंग का होता है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो वृक्क है इसकी रचना यानी इसका आकार जो होता है कैसा होता है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। मटर के आकार का, सेम के आकार के बीज का ना, तो वो सेम के आकार का होता है। और इसका रंग क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया था। 2019 का पेपर आप उठा देख लीजिए, तो उसमें पूछा गया था। तो आप याद रखिएगा गहरे भूरे लाल रंग का होता है। आपको गहरे भूरे रंग का भी दे सकता है ऑप्शन और गहरे लाल रंग का, तो इतना मान के चलिए कि वो लाल भूरा लेकर के ही होता है। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई जो होती है वो 12 से 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है वो 7 to 8 सेंटीमीटर तथा मोटाई जो होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर के बराबर होती है या फिर लगभग होती है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। मनुष्य का जो वृक्क है ना, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो वो 12 से 14 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चौड़ाई पूछ लेगा तो 7 to 8 सेंटीमीटर होता है, अगर मोटाई पूछ ले तो 3 to 4 सेंटीमीटर के मध्य होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की जो भीतरी अवतल सतह को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इससे होकर मूत्रनलिका, रक्तवाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ प्रवेश करती हैं। वृक्क जो होता है वो 2 भाग होते हैं। वृक्क जो है इसके 2 भाग होते हैं, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था कि वृक्क जो है वो 2 जोड़ी में होती है। तो 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है बाहरी वल्कुट जिसे कि कोर्टेक्स बोला जाता है, और दूसरा भीतरी मध्यांश यानी जिसे कि मेडुला बोला जाता है। कौन कौन सा? कोर्टेक्स एंड मेडुला। कौन कौन? कोर्टेक्स एंड मेडुला। तो इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि इसके 2 प्रकार जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे कि देखिए ये रहा आपका कोर्टेक्स और एक कह सकते हैं आप मेडुला, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। तो ये कोर्टेक्स और एक मेडुला। और यहाँ पे वृक्क के बारे में बात किया गया है, तो वृक्क आपके यहाँ पे देखिए अलग से संरचना इसकी बनाई गई है। तो जो इसका आंतरिक भाग है, ये देख रहे हैं ना, वृक्क आपका यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। देखिए ये आपका वृक्क है जो ये फिगर में बनाया गया है, लेकिन इस आपने अभी ऊपर पढ़ा कि वृक्क का जो आंतरिक भाग होता है, जो अंदर का ये भाग होता है, इसे हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रेनियल पेल्विस। ठीक है, और ये जो वृक्क है इसके इस बाहरी वाली भाग को मेडुला और उसके जो बाहरी इसमें जो बाहर छोटे छोटे आकार बने हुए हैं वो कोर्टेक्स का आकार बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि मध्यांश कुछ शंकु आकार के पिरामिडों में बटा होता है जो कि चषकों में फैले रहते हैं। वल्कुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें कि बर्तीनी के स्तंभ कहा जाता है। एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी के अभी आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक वृक्क में लगभग 10 लाख यानी
1 मिलियन के बराबर होता है। 10 लाख यानी 1 मिलियन के बराबर होता है। तो 1 मिलियन के लगभग नेफ्रॉन की संख्या होती है। नेफ्रॉन क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको हम PDF वगैरह और क्विजेज़ भी कराते रहते हैं। हालांकि अभी क्विजेज़ जो है वो नहीं कराई जा रही हैं, लेकिन विल भी 1 मार्च से आपको रेगुलर तौर पे जो टेलीग्राम पे क्विजेज हैं वो कराई जाएंगी, और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को तैयार रखिए। नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। ठीक है, वृक्काणु के 2 भाग होते हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि हर एक जो होते हैं वो 2-2 जोड़ी की संख्या में होते हैं। ग्लोमेरुलस एक होता है आपका, और एक होता है वृक्क नलिका। देखिए कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को हम वृक्क गुच्छ कहते हैं। कोशिका गुच्छ वृक्क की धमनी, अभिवाही धमनिका एवं अपवाही धमनिका से बनी होती है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त बोमेन संपुट का बना होता है, और जिसके भीतरी कोशिका गुष्ठ और बोमेन संपुट मिलकर वृक्क कणिका बनाते हैं। समझ रहे हैं? गुच्छ और बोमेन जो है ना, ये वृक्क की 2 बाहरी झिल्लियाँ होती हैं। आपका जो मान लीजिए ये है, ये भैया आपका हो गया वृक्क, ये आपका हो गया वृक्क। किसके आकार का बताइए? सेम की बीज के आकार का। अब इस वृक्क में ना जो बाहरी आपका भाग होता है, सॉरी भीतरी जो कोशिका गुच्छ होती है उसमें 2 भाग बने होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका गुच्छ और बोमेन, और जब ये बोमेन और गुच्छ दोनों मिलते हैं ना तो ये आपके वृक्क कणिका का निर्माण करते हैं, यानी मेलिफियन कॉर्व्यूलेसेस का निर्माण करते हैं, जब ये बाहर की दोनों चीज़ मिलती हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इससे जो क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ना उसको आप देख के ही रहिएगा। और दोस्तों एक ज़रूरी बात आपको हम बता दें कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन को डीपली 1 से 2 बार इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना जो कि इनका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है, बस उसको आपको समझने की आवश्यकता होती है। तो रिक्वेस्ट आप सभी से है कि क्वेश्चंस को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, आपको आए अथा नहीं आए। देखिए बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संचलिका नलिका से प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेरेपियन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है, जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका यानी PCT से बोला जाता है। दूरस्थ संकलित नलिका यानी DCT प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ सम्मिलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ सम्मिलित नलिकाएं जो होती हैं वो एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्क की श्रेणी में खुलती हैं। इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसे इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो उत्सर्जन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये हम देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए मानव में वृक्कों की संख्या कितनी होती है? जोड़ी की संख्या में होती है, हमने आपको ऊपर ही बताया था। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि सर 2 होती हैं, आपको ऑप्शन दे देगा 2 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं। आप कहेंगे सर 2 ही होती हैं, आपने पढ़ाया है हमें, हमको बिल्कुल याद है कि 2 ही होती हैं वृक्कों की संख्या। देखिए सामान्य वजन जो होता है वृक्कों का वो 120 से 170 ग्राम के बीच होता है। अगर आपकी किडनी की वज़न जो है वो 120 ग्राम है या फिर 170 ग्राम है तो माना जाएगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन अस्वस्थता की कंडीशन में इसका वज़न बढ़ भी सकता है और घट जाता है, इसमें सूजन वगैरह आ सकता है। समझ रहे हैं? देखिए किडनी स्टोन जो आपके शरीर में जो किडनी हो जाती है, अगर इसमें अगर पत्थर जम जाता है जिसे आपके पथरी बोलते हैं आम बोलचाल भाषा में, तो ये किसका बना होता है? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल के पेपर में। ठीक है, पेपर आपको हम चल दे देंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए उसमें पूछा गया था कि जो किडनी में स्टोन बनते हैं वो किस पदार्थ का बना होता है? तो वो जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। और ये आपको केवल ऑक्सलेट का ऑप्शन भी दे सकता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है जो किडनी का पत्थर होता है, जो आप पथरी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। किडनी में जो सूजन हो उसको नेफ्रिटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रिटिस कहते हैं। जो किडनी में सूजन आ जाता है तो उसका वजन भी बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, तो नेफ्रिटिस बोलते हैं किडनी में सूजन को। अगर आप हमारी केवल वीडियोस को ही 2 से 3 बार देख लेते हैं ना, तो केवल अगर आप सुन लेते हैं तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसा ही छात्र भी कमेंट में करते रहते हैं कि सर आपकी वीडियो देखने से ही बहुत हेल्प मिलता है। और देखिए यूरिन जो कंपोजिशन होता है ये आपको ज़रूर याद रखना है।
यूरिन का जो कंपोजिशन है ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये जो एक क्वेश्चन है ना ये बहुत ही आम क्वेश्चन है। देखिए आपके यूरिन में नॉर्मली 95% जल होता है, पानी होता है, वाटर होता है। क्या होता है, आप पेशाब करते हैं उसमें 95% क्या होता है, पानी होता है, लेकिन इसमें 2% साल्ट होता है। और यही कारण है कि जो आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी में कि कैसे उसे झटका लगता है बिजली का, क्योंकि उस जो आपका साल्ट है ना ये बिजली का यानी विद्युत का सुचालक माना जाता है। यही कारण है कि उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। 2.6% जो होती है वो यूरिया होती है, 0.2% यूरिक एसिड पाया जाता है और वही 0.2% अदर आपके इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं। यूरिन का हल्का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। अगर आपका यूरिन का रंग पीला है ना तो वो यूरोक्रोम के कारण हो रहा है। लेकिन देखिए अगर आपके यूरिन का रंग जो है ज़्यादा पीला हो गया तो ये आपके अंदर आपके शरीर में एक प्रकार से जॉइंटिस का यानी पीलिया का भी संकेत हो सकता है। तो ज़्यादा पीला रंग भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए हीमोग्लोबिन के विखंडन से जो बनता है ये जो यूरोक्रोम होता है ना, यूरिन का पीला रंग, ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। यानी समझ रहे हैं, अगर आपके शरीर में कहीं से अंदर आपकी बॉडी में यानी आप कहीं गिर गए हैं, आपको चोट लग गया आपके पेट वोट में, ठीक है, पेट में चोट लग गया, या फिर हो सकता है आपके अंदर किसी अंग में चोट लग गया, ठीक है, उसमें अगर रक्त स्राव हो रहा है, किसी प्रकार से ब्लड अगर निकल रहा है और शरीर के अंदर, उसी को बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन का विखंडन। यानी आपके शरीर में ब्लड जो है वो रक्त स्राव हो रहा है बिना कुछ किए। तो ये जो होता है ना ब्लड स्राव जो होता है हीमोग्लोबिन का विखंडन, इसके कारण भी आपका जो यूरिन है इसका रंग पीला होता है। अब देखिए यूरिन का जो पीएच मान कितना होता है, तो वो 6 होता है। यूरिन का पीएच मान 6 होता है। 6 होता है इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये अम्लीय होता है, क्योंकि अगर 7 है तो वो क्या हुआ, 7 है तो वो उदासीन हुआ, लेकिन 7 से अधिक हुआ तो वो तो क्षारीय हो जाएगा। ये जो हमने आपको अम्लीय क्षारीय क्या होता है बहुत ही अच्छे से बताया है पिछली वीडियो में ही, तो पिछली वीडियोज़ को जरूर देख लें, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए, ठीक है। पीडीएफ तो आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ आप पढ़ लेंगे, लेकिन पीडीएफ से जो ओवर की जानकारी होती है ना वो आपको कोई एक टीचर से ही, एक नॉलेज व्यक्ति से ही मिल सकता है। देखिए 7 से अधिक अगर आपका पीएच मान हो गया तो वो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्योंकि 6 है तो 6 से आपका जो है अम्लीय हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका यूरिन है वो अम्लीय होता है, यानी इसको अगर टेस्ट आपने किया होगा तो ये अम्लीय होता है। हाँ, क्योंकि इसका पीएच मान 6 है तो ये ज़्यादा अम्लीय नहीं होगा। देखिए 7 अगर होता तो वो तो उदासीन हो जाता, लेकिन 7 से 6 हुआ तो वो अम्लीय हो गया। पर अगर ये 7 से और 6 कम हो जाएगा यानी 2-3 हो गया तो ये तो ज़्यादा अम्लीय हो गया। आपका जो यूरिन है वो अम्लीय तो है पर बहुत ज़्यादा अम्लीय नहीं है, 6 और 7 के बीच में ही है। यानी अगर आपका यूरिन क्षारीय भी हो सकता है अगर वो थोड़ा सा और इंक्रीज कर जाए तो, क्योंकि वो 6 और 7 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। देखिए जंतु, जीव और उत्सर्जी अंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जंतु या फिर जीव के बारे में पढ़ेंगे और उत्सर्जी अंग इनका क्या है ये पढ़ेंगे। एक कोशिका जो जीव होते हैं उसका जो उत्सर्जन होता है वो सामान्य विसरण के द्वारा होता है। अगर हम एनेरिडा संघ की बात करें तो इसमें केचुआ वगैरह आ जाएंगे, तो नेफ्रीडिया के द्वारा इसमें उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, नेफ्रीडिया उसे कहा जाता है। आर्थ्रोपोडिया संघ के अंतर्गत आपके काकरोच आ जाएंगे, जिसके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो मेलफिजियम ऑर्गन्स के ही द्वारा हुआ जाता है। देखिए चपटे कृमि यानी प्लेनेरिया इसके अंतर्गत एक जीव आ जाएगा। इसके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो ज्वाला सेल यानी फ्लेम सेल के द्वारा होता है। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया अभी ना कि जीव जंतु यानी कौन प्रकार के जीव हैं और उसका उत्सर्जन किस प्रकार होता है, ये आपको बिल्कुल रट जाना है। देखिए 4 ही हैं और 4 में से आपको एक क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आपका 4 अंक इसमें से आ जाएगा। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर पढ़ें, उसको याद करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं ना वे 100% एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और ये आपको पता चलेगा एग्ज़ाम देने के बाद ही। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अपने कमेंट में हमें सुझाव ज़रूर दिया करें कि हमारे पढ़ाने का तरीका या फिर आपको हमारी शैली कैसी लगती है पढ़ाने में, आपको वीडियो अच्छे समझ में आई या फिर नहीं आई, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है जिसमें हमारी फिजिक्स की क्लासेज भी कराई गई हैं, केमिस्ट्री की भी क्लासेज आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाली हैं। हालाँकि पिछले जो साल की वीडियोज़ हैं वो बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं, उन वीडियोज़ को अगर आपने देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लें।
और वीडियो को यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।